सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2024 में होने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या वाकई जिस तरह से डीवाई चंद्रचूड़ की नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोगों की एक नए सिरे से आस जगी है, उसको आगे और बढ़ाने वाले होंगे? सवाल यह है। और मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों से अगर फैसले उनके खिलाफ जाते हैं तो कैसे अपने आप को उभारेगी? सवाल यह भी है, क्योंकि इनमें से कुछ फैसले ऐसे हैं, 3-4 फैसले जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, कुछ फैसले ऐसे हैं जो खास तौर पर मोदी सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर साबित हो सकते हैं। और वाकई 2024 के चुनाव में अगर मोदी सरकार इन पर कोई अपने तौर से स्पष्ट जवाब जनता को नहीं दे पाई तो मैसेज बहुत बड़ा लोगों के बीच में चला जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन फैसलों को लेकर के सरकार की क्या कुछ रणनीति होगी। 5 बड़े मामले जिनका हम जिक्र करेंगे और 2 बड़े मामले जिन पर विस्तार से बात करेंगे। चंद्रचूड़ के फैसलों से क्या राजनीति बदल जाएगी? इलेक्टोरल बॉन्ड, इस पर बड़ा फैसला आ सकता है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ साथ ईडी की ताकत कम होगी या बरकरार रहेगी? ईडी इस वक्त में विपक्ष के लिए एक सबसे बड़ा हथियार बीजेपी का बताया जाता है। असम में नागरिकता से जुड़े धारा 6A पर वैधता का फैसला भी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लंबित है, उस पर भी फैसला आना है। मुफ्त चुनावी वादों को परखा जाएगा कि मुफ्त में जो चुनावी वादे किए जा रहे हैं इनका क्या कुछ असर होता है। दिल्ली में सर्विसेज केस के अंदर सुनवाई होगी, जो दिल्ली के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला था, जिसको लेकर के केंद्र सरकार ने फैसला भी सुना दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में नए साल पर जो फैसले होंगे उन पर हम विस्तार से बात करेंगे और इसमें 5 बड़े अहम फैसले आने हैं। 5 बड़े अहम फैसले जो सरकार की 2024 के चुनाव की कायाकल्प कर सकते हैं। और इनमें सबसे बड़ा फैसला वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी वो मुहिम चला रही है डोनेट फॉर देश, इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को जो चंदा नहीं मिल रहा है उसकी वजह से ये मुहिम कांग्रेस को, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी को चलानी पड़ी है। और दूसरी बात आप ये भी समझ सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा अगर किसी को चंदा मिल रहा है तो वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी। अब सवाल यही है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा क्यों मिलता है? क्यों सारे के सारे उद्योगपति वो बीजेपी की तरफ झुकाव है उनका? वैसे सत्ता जिसकी होती है झुकाव उसकी तरफ होता है, लेकिन ये ईडी को लेकर के क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ सकता है? सबसे पहले जरा उसको परखिए, उसको देखिए। और ईडी को लेकर के, माफ कीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के हम पहले चर्चा करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इस वक्त में जो देश में माहौल है, लोगों के अंदर जो चर्चाएं हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड सीधे और सीधे गिव एंड टेक का मामला है, कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आप सत्ताधारी पार्टी को पैसा दीजिए, चुनावी चंदा दीजिए और फिर उसके बाद में जो आप चाहते हैं, जहां पर आप चाहते हैं वैसे सरकार फिर आपके लिए करती हुई नजर आती है। और ये बीजेपी के ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगता है। बीजेपी पर सबसे बड़ा आरोप यही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जब सुनवाई कर रहा था तो उस वक्त में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफी तल्ख टिप्पणी सरकार को लेकर के की गई और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अपना फैसला 2 नवंबर को सुरक्षित रख लिया था। यानी फैसला सुरक्षित है, अब सुप्रीम कोर्ट को वो फैसला सुनाना है। और सुप्रीम कोर्ट नए साल में क्या वाकई सरकार को लेकर के एक बड़ा धमाका यहां पर हम देख सकते हैं,
इस मामले के अंदर अब फैसला आने वाला है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से वह ब्यौरा मांगा था, वो ब्यौरा पेश करे जो बॉन्ड के जरिए यानी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों ने कितना फंड रिसीव किया है, ये चुनाव आयोग पेश करे। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को कहा गया। लेकिन चुनाव आयोग ने इसको लेकर के कहा कि हमारे पास में अभी कोई इसको लेकर के ब्यौरा नहीं है। और कोर्ट ने चुनाव आयोग के प्रति इस बात को लेकर के नाराजगी जताई, कहा कि इसके अभी हमारे पास में डेटा नहीं है। इस बात को जरा समझिए, बहुत बड़ी बात है ये। दरअसल हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आप ये बताइए किस पार्टी को कितना कितना चंदा गया है। और चुनाव आयोग देश की सबसे बड़ी संस्था चुनाव के मामले में, वो कहती है हमारे पास में डाटा ही नहीं है, हमारे पास में डाटा ही नहीं है कि किस पार्टी को कितना चंदा गया है, या फिर डाटा था और चुनाव आयोग देना नहीं चाहता था। सवाल यह भी है क्योंकि चुनाव आयोग के पास में इस देश में चुनाव को लेकर के सबसे ज्यादा डाटा रहता है और किस पार्टी को कितना चुनावी चंदा मिला है और किसके जरिए मिला है और चुनावी चंदे के जरिए क्या कुछ खेल किया जा रहा है, इस पर अगर कोई जांचेगा परखेगा तो उसका वो काम जो है वो चुनाव आयोग के जिम्मे आता है। लेकिन चुनाव आयोग सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में इसी बात को लेकर के हाथ खड़े करते हुए नजर आया और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कह दिया कि साहब हमारे पास में डाटा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि कैसी बात आप कर रहे हैं, हमें वो डाटा आप दीजिए जिसमें बताइए कि किस पार्टी को, अमुक पार्टी को आपने कितना कितना चंदा दिया है, कितना कितना चंदा किसके द्वारा मिला है, ये जो है वो आप दीजिए। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मामले में केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाया क्योंकि यही मोदी सरकार है, यही मोदी सरकार है जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेकर के आई है। इससे पहले इलेक्ट्रोल बॉन्ड नहीं थे, लेकिन अभी मोदी सरकार ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेकर के आई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये किकबैक, रिश्वत और बदले में फायदा पहुंचाने का सवाल है, साथ में गोपनीयता का भी मुद्दा है। अब जरा इसको मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर भी तल्खी दिखाई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला बहुत गंभीर है और इस मामले को हम हल्के में नहीं ले सकते। ये मामला किकबैक का, यानी जिस तरह से मैंने शुरुआत में आपको समझाने की कोशिश की, गिव एंड टेक का मामला दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट ने गिव एंड टेक शब्द इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वही शब्द जो है वो हूबहू मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूं, लेकिन उसको आपको समझाने के लिए कुछ और शब्दों का मुझे सहारा लेना होता है। तो ये मैं आपको यहां पर क्लैरिफाई कर दूं ताकि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है उस बात को आप शब्द से वैसे समझे और फिर आसान भाषा में मैं आपको दूसरे शब्दों का सहारा लेकर के आपको समझाऊं ताकि पिक्चर जो है क्लियर रहे हमारे सामने। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कह रहा है कि किकबैक यानी रिश्वत का मामला है, चंदा लेकर के फायदा पहुंचाने का मामला है। देखिए आज ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं है कि अडानी का किस तरह से एक छत्रप राज दिखाई देता है और अडानी पर तमाम सवाल उठे, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे महुआ मोइत्रा हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे और दूसरे नेता हो, और जिसने अडानी पर सवाल उठाए उस पर कैसे कैसे कार्रवाई हुई, किस किस तरीके से हुई, वो बात अलग है कि उसके कारण अलग अलग गिनवाए जा सकते हैं। लेकिन ये तो एक अपने आप में अटल सत्य है कि जिसने अडानी पर सवाल पूछे या अडानी को घेरने की कोशिश की, उसका राजनीतिक कैरियर किस तरह से हाशिए पर लगाने की कोशिश हुई है, ये सबके सामने है। और जाहिर सी बात है जो सबसे बड़ा इस वक्त में इस मौजूदा दौर क्या धन्ना सेठ आप कह सकते हैं है, तो क्या भाजपा को वो चंदा नहीं दे रहा होगा? तो सवाल यही आता है, असल में सवाल यही घूम करके आ रहा है कि जब अडानी जैसे उद्योगपति मौजूदा सरकार में बुलेट ट्रेन की रफ्तार से उनका धंधा बढ़ रहा है, तो वो सरकार को कितना चंदा दे रहे हैं और विपक्ष को कितना चंदा दे रहे हैं? क्या अडानी के चंदे का अगर खुलासा होता है तो अडानी का चंदा, क्या ये आपको मुमकिन लगता है कि अडानी वो कांग्रेस को ज्यादा चंदा
पाया जाए और बीजेपी को कम चंदा पाया जाए। और ये तो सब कुछ व्हाइट मनी की बात है, एक नंबर की। ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए जो पैसा जाता है, ये हालांकि विपक्ष ये कहता है, राहुल गांधी की तरफ से संसद में कहा गया कि ये फेयर एंड लवली स्कीम है। आप काले धन को सफेद करने के लिए ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो है वो एक नई स्कीम लेकर के आए। जब ये इस स्कीम की शुरुआत हुई थी तब राहुल गांधी ने इस बात को कहा था कि आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए चंदा लेंगे, किसी को देश में पता ही नहीं चलेगा कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, कहां से वो चंदा आया है। और विपक्ष को अगर कोई चंदा देगा, विपक्ष को अगर कोई पैसा देगा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए, तो सरकार को जरूर पता चल जाएगा। लेकिन सरकार को दिया है, इसकी ना आरटीआई के जरिए जानकारी मिल सकती है और ना दूसरे तरीके से, दूसरे सोर्स से विपक्ष के पास में कोई जानकारी पहुंचती है। तो ऐसे में सीधे तौर पर विपक्ष बार बार यह आरोप लगाता है कि यह सीधे तौर पर जो मामला है वो गिव एंड टेक का मामला है। आप इस हाथ से जो मर्जी आप चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, रेलवे स्टेशन चाहिए या और दूसरी संस्थान है, उन पर उनको आप जो है वो अपने नीलामी में लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए हमें भी कुछ दे दीजिए। तो ये सरकार पर लगातार विपक्ष कहता रहा कि ये गिव एंड टेक का मामला है, और इसीलिए जो है सरकार इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर के आई और विपक्ष बार बार इस बात को दोहराता रहा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए जो विपक्षी पार्टियों को चंदा मिलता था उसकी कमर तोड़ दी गई है। अब अगर कोई उद्योगपति अगर कोई कांग्रेस को या किसी और दूसरी अन्य विपक्षी पार्टी को चंदा देना भी चाहता है तो सरकार को पता चल जाता है कि वो चंदा फला नेता, फला उद्योगपति ने फला पार्टी को, फला नेता को दिया है। तो उसके बाद में फिर उस नेता पर कार्रवाई, उस नेता पर ईडी सीबीआई का शिकंजा, और उस नेता से पूछ लिया जाए कि भाई आपके पास में इतना पैसा तो हमें दे दीजिए। तो ये सारे आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते रहे, और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब याचिका डाली गई तो उस वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर न केवल सुनवाई की बल्कि सरकार पर और चुनाव आयोग पर तल्ख टिप्पणी की। 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के फैसले को सुरक्षित रख लिया है। और अगर ये फैसला जल्दी आ जाता है, यानी जनवरी के पहले हफ्ते में या 14-15 जनवरी तक, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में, अगर ये फैसला जल्दी आ जाता है तो विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए मिलने वाले चंदे को, अगर उस प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया जाए तो फिर ये मान करके चलिए कि जो पुराना चंदे का जो सिस्टम था उसको जो है वो लागू किया जाएगा। और अगर वो लागू हो जाता है तो निश्चित तौर पर फिर जो है वो देश के सामने ये आ जाएगा। पहले भी ये था कि कौन सी पार्टी, अखबारों में हम पढ़ते थे कि रिलायंस ने बीजेपी को इतना चंदा दिया और कांग्रेस को इतना चंदा दिया, ये बाकायदा अखबारों में पहले आता था। टाटा ने इतना चंदा बीजेपी को दिया, इतना चंदा कांग्रेस को दिया। लेकिन अब नहीं पता चलता है, अब नहीं पता चलता कि टाटा ने कितना चंदा बीजेपी को दिया है। तो कम से कम लोगों को भी पता रहेगा, लोगों को भी ये पता चलेगा कि देखिए अडानी साहब 1000 करोड़ रुपए वो बीजेपी को तो दे रहे हैं लेकिन विपक्ष को 100 करोड़ रुपए भी नहीं दे रहे हैं। होता यही था, पहले कांग्रेस की सरकारें रही तो ऐसा नहीं था कि कांग्रेस की सरकार को जो है वो कोई पैसा नहीं देता था और विपक्ष पर पैसा लुटाता था। बिजनेसमैन आदमी जो है वो सोचता है, अपने बिजनेस के लिए सोचता है, चाहे उसमें अडानी हो, टाटा हो, बिरला हो, रिलायंस में हो, हर कोई यही चाहता है कि जो सरकार रहे तो उसके साथ में ट्यूनिंग ठीक बनी रहे ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। और पहले भी जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहती थी तो यही होता था कि कांग्रेस को इतना चंदा और विपक्ष को इतना चंदा। लेकिन कम से कम वो लोगों को पता चलता था, लोगों को ये पता चलता था कि ठीक है भाई, आपने 1500 करोड़ उनको दिया है तो आपने 700 करोड़ 600 करोड़ जो है वो विपक्ष को भी दिया है। एक कम से कम संतुलन दिखाई देता था कि ठीक है, आप जो है वो आधा पूरा जो है एक हिस्सा आपका वो जो है वो सत्ता पार्टी को दे रहे हैं, या जिस पार्टी को आप समझते हैं वो पार्टी सत्ता में आने वाली है उसको दे रहे हैं, तो सामने जो विपक्ष है, सत्ता है, तो कम से कम आधा उसको भी दे रहे हैं। लेकिन आप 10 रुपए किसी एक को देंगे और 1 रुपए किसी को देंगे तो फिर चुनाव वो अपने आप में निष्पक्ष नहीं रह जाता है।
चुनाव ही जो है वो अपने आप में वो पूरी तरह से वो एक तरफा हो जाता है। जब किसी व्यक्ति के पास में अगर 1,000 करोड़ आते हैं और किसी व्यक्ति के पास में 100 रुपए भी 100 करोड़ भी ना आए, तो वो पार्टी फिर चुनाव लड़ेगी कैसे? क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए आखिरी में पैसा चाहिए, संसाधन खड़े करने के लिए, संसाधन बनाने के लिए पैसा चाहिए, और अगर पैसा ही नहीं होगा तो विपक्ष तो चुनाव से पहले ही चुनाव हार जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर फैसला आए और वो भी जल्दी आए। और ये बात मैं आपको एक और यहां पर बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि चुनाव आयोग और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो सवाल उठे उसमें सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इलेक्टोरल बॉन्ड को एक तरह से अवैध ठहरा चुका है या उस पर पहले से सवाल खड़े कर चुका है। तो ऐसे में विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिसको राहुल गांधी फेयर एंड लवली स्कीम बताते हैं कि फेयर एंड लवली स्कीम है, इसके जरिए आप काले धन को अपना सफेद कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा। और इसके बाद में जो दूसरा बड़ा मुद्दा है, दूसरा बड़ा मुद्दा या दूसरा बड़ा फैसला आप इसको कह सकते हैं, जिसको लेकर के इंतजार है, और 2024 में अगर ये फैसला आता है तो निश्चित तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में इसको लेकर के विपक्ष को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। और वो फैसला है ईडी की ताकत कम होगी या बरकरार रहेगी, या ईडी की ताकत रहेगी या कम होगी। मतलब अभी जो ईडी के पास में ताकतें हैं वो ऐसे कैसे बरकरार रहेगी या कम हो जाएगी। ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी, संपत्ति जब्त करना, कुर्की के साथ साथ सर्च करने का अधिकार है। इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच के सामने यह मामला आया था। बेंच के सामने जब केंद्र सरकार ने कहा कि उन्हें जवाब के लिए वक्त चाहिए, तब इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला चीफ जस्टिस के सामने भेजा जाएगा, वो नई बेंच का गठन करेंगे और नई बेंच सुनवाई करेगी और फिर फैसला होगा। दरअसल क्या हुआ, इस फैसले को जरा समझिए, मैं आपको विस्तार से इस फैसले पर बताता हूं। और ईडी आज के वक्त में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ईडी को लेकर के अगर आप गूगल पर थोड़ा बहुत सर्च करेंगे तो आपको ना जाने कितनी खबर मिल जाएगी, हजारों खबरें मिल जाएंगी ईडी को लेकर। और ईडी जैसे 95% बार बार दिखाई देता है कि विपक्ष के नेताओं पर शिकंजा कसता हुआ या विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई होती हुई दिखाई देती है। तो ये सारी चीजें, अब देखिए बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बड़ी बात ये कि ईडी को लेकर के जो सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी इस वक्त में जिस तरह से कार्रवाई होती है ईडी को लेकर के, और जैसे वो नेता सत्ता पक्ष के साथ में जुड़ जाते हैं, सत्ता के साथ चले जाते हैं, तो वो ठंडे बस्ते में चली जाती है कार्रवाई। इसको लेकर के विपक्ष चाहता है कि ईडी की जो कार्रवाई है उसके जरिए जो है वो नेताओं को डराया ना जाए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन बना है, बहुत सारे विपक्ष के नेता इस बात को कहते हैं कि इंडिया गठबंधन जो बना है, अगर ईडी का, सीबीआई का, इन एजेंसियों का डर ना हो तो बीजेपी में से और बहुत सारी पार्टियां हैं जो बाहर हो जाएंगी और वो इंडिया गठबंधन के साथ आकर के खड़ी हो जाएंगी। कई क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी हैं जो अभी तक, इस वक्त तक साइलेंट मोड में है, कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं दिखाई देती है। दोनों तरफ जो है वो उनकी प्रतिक्रिया दिखाई देती है, और ये बार बार कहा जाता है कि अगर ईडी, सीबीआई, इन एजेंसियों का शिकंजा हट जाए तो फिर उसके बाद में विपक्ष वो और खुल करके एक साथ आकर के सरकार के साथ खिलाफ खड़ा हो सकता है, क्योंकि अभी जो डर है वो ईडी का डर है। अब ईडी को लेकर के देखिए, जब पहले विपक्ष गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष ने कहा अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट से कि आप कुछ ऐसा प्रावधान कीजिए कि नेताओं के लिए ईडी के अंदर कुछ अलग से प्रावधान जोड़े जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि नेताओं के ऊपर छापे नहीं पड़ेंगे, या नेताओं पर छापे पड़े तो उससे पहले जो है वो राज्य की सरकार को इतला किया जाए, राज्य की सरकार को कम से कम बताया जाए, तभी जाकर के ईडी जो है वो फला राज्य के अंदर छापे मार सकती है। हालांकि बीच बीच में जो है वो ईडी को लेकर के, सीबीआई को लेकर के अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से अलग अलग फरमान भी निकल करके सामने आते हैं। जैसे ममता बनर्जी कई बार जो है फरमान निकालती है
कि अगर केंद्र सरकार को कोई जांच करनी है, केंद्र की एजेंसियों को कोई जांच करनी है, तो उसके लिए उससे पहले राज्य की सरकार से अनुमति लेनी होगी। तो विपक्ष कुछ इस तरह से जो है प्रावधान चाह रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस तरह से ये प्रावधान नहीं जोड़ सकते कि विपक्ष के नेता हैं तो उनको कोई खास तवज्जो दी जाए, विपक्ष के नेता हैं तो उनके लिए अलग से कुछ नियम कायदे बने। ये पहला झटका तो एक विपक्ष के लिए आप कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है और जिस तरह से फिर उसके बाद में विपक्ष के नेताओं को तो वहां पर निशाने पर रखा जाता है, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं को वहां पर कैसे एक सांकेतिक छूट मिल जाती है और उनके खिलाफ जो केस चल रहे होते हैं वो केस जो है वो पेंडिंग में डाल दिए जाते हैं। तो उसको लेकर के जरूर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट इस मामले के अंदर जिस तरह से कुर्की की जाती है, जो संपत्ति है उसको कुर्की की जाती है उसको लेकर के, और पीएमएलए के तहत जो गिरफ्तारी होती है उसको लेकर के, और सर्च करने का जो अधिकार है, इन सब मामले को लेकर के, और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, ये सारे मामले के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट अब इस पर सुनवाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट इसमें नई बेंच के साथ में कुछ नया फैसला ईडी को लेकर के दे सकता है। तो ये मामले, दोनों मामले ऐसे हैं खास तौर पर। वैसे 5 बड़े मामले हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप बात करेंगे दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला, मैं आपको थोड़ा सा ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले पर भी क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है या दिल्ली सरकार अब क्यों गई है। देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला था, ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले पर हुआ ये कि दिल्ली सरकार वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो केंद्र सरकार के अध्यादेश को खारिज, वो कहता है कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार है और चुनी हुई सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग पर फैसले लेने का हक है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मोदी सरकार आनन फानन के अंदर अध्यादेश ले आई और अध्यादेश को फिर कानून बनवा दिया, क्योंकि उसके पास में संसद में बहुमत है, ताकत है, इसलिए उसको जो है वो मोदी सरकार ने वहां पर कानून बनवा दिया। लेकिन अब जो दिल्ली की सरकार है वो गई है इस एक्ट के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ, कि ये कानून जो बना है, इस कानून पर जो है वो आप देखिए और इस कानून में कुछ संशोधन के लिए या इस कानून में कुछ स्टे के लिए अगर आप हमें रियायत दे सकते हैं, तो वो रियायत लेने के लिए वहां पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है वो गई है। और अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है वो यही कह रही है कि चुनी हुई सरकार है, अगर चुनी हुई सरकार को, उसके मंत्रियों को, उसके विधायकों को अगर ट्रांसफर पोस्टिंग का भी हक नहीं रहेगा तो फिर उनकी अधिकारी सुनेंगे ही नहीं और ऐसे में अराजकता हो जाएगी, ऐसे में अधिकारियों की मनमर्जी चलेगी। ये जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया। और दूसरा, इस मामले के अंदर अगर आप देखेंगे तो चौथा जो बड़ा मामला है, चौथा मामला है असम के अंदर नागरिकता को लेकर के। असम में नागरिकता को लेकर के 6A की जो धारा है उसके लिए, और ये 6A की धारा क्या है जरा मैं आपको बता देता हूं, और इसको लेकर के क्या कुछ जो है वो कहा जा रहा है। असम में जो नागरिकता का मुद्दा है, इसको प्रभावित करने के लिए 12 दिसंबर को नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 इसके लिए चुनौती दी गई थी और 17 याचिकाओं के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 17 याचिकाओं पर, और ब्रेकिंग जरा बीच में आप चलाइए, 17 याचिकाओं पर जो है वो फैसला सुरक्षित रख लिया है और 17 याचिकाओं के ऊपर अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से भारत की नागरिकता देने के संबंध में असम को लेकर के, असम की धारा 6A को लेकर के फैसला सुनाएगा। और इसमें DY चंद्रचूड़ है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत है, MS सुदर्शन है, JB पारदीवाला है और मनोज मिश्रा है। ये 5 जजों की बेंच है जिसने इस पूरे मामले को सुना है और ये 5 जजों की बेंच इस मामले में अब फैसला करेगी। तो एक जो है फैसला इसमें ये आ जाता है, और एक फैसला जो बड़ा फैसला है जिसमें जो याचिका डाली गई है वो एक तरह से सरकार के समर्थक माने जाते हैं, अश्वनी उपाध्याय ने एक याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव में मुफ्त के वादों को लेकर के। हालांकि अगर इसमें सुनवाई होती है और विपक्ष की तरफ से जो है वो आरोप, विपक्ष की तरफ से अगर तथ्य सही तरीके से रखे जाते हैं तो इसमें फंस मोदी सरकार भी जाती है। दरअसल हुआ यह है कि अभी जिस तरह से चुनाव में गारंटियों की जो भरमार लगी हुई है, हालांकि चुनाव की गारंटी वो लेकर के पहले कांग्रेस आई और उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने चुनाव की गारंटी के नाम पर जो
अलग अलग घोषणाएं की थी। फिर कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी को गारंटी के नाम पर तगड़ा झटका दिया, हिमाचल में भी गारंटी के नाम पर तगड़ा झटका दिया, और अब वो गारंटी जो शब्द है वो नरेंद्र मोदी ने एक तरह से अपने लिए चुरा लिया। और अब नरेंद्र मोदी, भाजपा, वो कहती है कि मोदी की गारंटी है। जो कांग्रेस लेकर के आई, उससे पहले केजरीवाल की पार्टी इस्तेमाल करती थी, अब बीजेपी इसका इस्तेमाल कर रही है। और बीजेपी ने तो बाकायदा एक चुनाव कैंपेन में मोदी की गारंटी की गाड़ियां वो भी चलानी शुरू कर दी है। और उसके तहत कहा जा रहा है कि देखिए मोदी की गारंटी है, आप लोग मोदी की गारंटी के साथ में जुड़िए। तो वो सारी चीज जो है वो अब निकल करके सामने आ रही है। और बीजेपी के लिए अब इन सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर अगर फैसला यहां पर आता है तो वो गारंटी शब्द में जो है, या चुनाव में मुफ्त की योजनाएं बांटना या चुनाव में वादे करना, उसमें तो सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी के वादे आते हैं। डायरेक्ट जो वादा किया था 2014 में 15 लाख रुपए का, इतना जो पैसा देने का या इस तरह से डायरेक्ट पैसा देने का सबके लिए, देखिए वेलफेयर एक अलग चीज है, लेकिन चुनाव में मुफ्त के वादे करके वोट लेना वो एक अलग चीज है। वेलफेयर करना वो एक अलग प्रक्रिया है कि आप बुजुर्गों के लिए कुछ कर रहे हैं, आप महिलाओं के लिए कुछ कर रहे हैं, आप बच्चों को फ्री एजुकेशन के लिए कुछ कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए कुछ कर रहे हैं। तो एक वेलफेयर स्टेट के अंदर वो चीजें होनी चाहिए। लेकिन मुफ्त के अंदर आप जो है वो सीधे तौर पर जो है वो कहें, और इसमें शिवराज सिंह चौहान की योजना, लाडली बहना योजना, वो भी निकल करके सामने आएगी। और ये बात विपक्ष की तरफ से कही भी गई कि चुनाव के अंदर पैसे बांटे गए। चुनाव में जब चुनाव चल रहा था मध्य प्रदेश का, तो उस वक्त में खुद शिवराज सिंह चौहान वो बार बार में कहते थे कि 10 तारीख आ रही है बहनों, और मैंने आपके पैसे वो 1000 रुपए से बढ़ा करके 1250 कर दिए हैं, और 3000 रुपए तक मैं करूंगा। और अब जब सरकार बन गई है तो सरकार बनने के बाद में कोई जिक्र नहीं होता है लाडली बहना का, सरकार बनने के बाद में 3000 रुपए का कोई जिक्र नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हैं, और इन सबको लेकर के आप इंतजार करिए सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला देता है, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है, उस बात का इंतजार रहेगा। और निश्चित तौर पर ये फैसले अगर मोदी सरकार के खिलाफ आए, और बहुत हद तक उम्मीद भी यही है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट की अगर आप टिप्पणियों को देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कुछ कहा गया है उसको अगर आप जोड़ने का काम करेंगे तो बहुत हद तक संभव लगता है कि ये फैसले जो हैं वो मोदी सरकार के खिलाफ आए। चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला वो सबसे बड़ा फैसला है, ईडी का मामला वो बड़ा फैसला है, और ये दोनों फैसले लोकसभा चुनाव की तस्वीर को बदल सकते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से 2023 के पूरे साल में डीवाई चंद्रचूड़ के फैसलों की जो गूंज दिखी, उसको लेकर के नेताओं के, लोगों की जो प्रतिक्रियाएं दिखी, तो क्या वैसे ही 2024 में भी डीवाई चंद्रचूड़ साहब 2024 के लोकसभा चुनाव तक वो अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे? इस बात को भी याद रखिए, डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव तक अपनी कुर्सी पर रहेंगे। तो क्या कुर्सी पर रहना डीवाई चंद्रचूड़ साहब का, और जिस तरह से उनके फैसलों का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें, तो लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से चाबुक मोदी सरकार पर चल सकता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को आसान भाषा में समझ में आए कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है, और नए साल पर चुनावी समीकरण किस तरह से बनने और बिगड़ने वाले हैं। आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।